आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच में प्रोफेसर एन साधु जी हैं, जो कि फॉर्मर डीन एकेडमिक अफेयर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट और पीस एक्टिविस्ट हैं। वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग इन्हें जानते हैं। और आज हमने इन्हें स्टूडियो में बुलाया है एक बर्निंग इशू पे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि उम्मीद एक अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर, और मैं आपका बहुत ही थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का एक मौका दिया है, आपसे बातचीत करने का एक मौका मिला है। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि जो अभी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का जो एक इशू चल रहा है, जिसपे हम रोज किसी न किसी से बात करते हैं, हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो एपेक्स कमेटी थी उनमें ये भी एक मेंबर थे एपेक्स कमेटी में, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, आप हमें ये बताइए कि जो पीएम पैकेज की शुरुआत जब हुई थी उस समय क्या वैसे हालात नहीं बन सकते थे कि इसकी जो बेस है वो अच्छी तरीके से नींव इसकी रखी जाए, जो प्रॉब्लम अब आज ये लोग फेस कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इसकी बेस का सवाल है, बेस तो अच्छी ही थी, क्योंकि जब 2008 में उस वक़्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ जम्मू आए और कुछ कैंप्स में भी वो चले गए, तो वो वाकई ये महसूस कर गए कि भाई इन लोगों के साथ बहुत ही हमदर्दी की ज़रूरत है जी। और हमने उस वक़्त, मैं भी मिला हूँ, हम मिले उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर साहब से, बात हुई, तो उस वक़्त हमने कहा कि हमारे जो नौजवान लोग हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और नौकरियां ना मिलने से बहुत सारे इसके तासरात जो हैं वो हमारे समाज पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। तो इसलिए बेहद ज़रूरत है कि हमारे नौजवानों के रोज़गार के लिए कुछ किया जाए। तो मनमोहन सिंह जी ने खुद ये कहा कि भाई मैं आपके दर्द को समझता हूँ, और उन्होंने जाते ही ये एक पैकेज का सोचा, और पैकेज जो आया और जो 2010 में इम्प्लीमेंट भी हुआ, तो ये एक इकोनॉमिक पैकेज थी। मतलब उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त के वो अच्छी तरह से जान गए कि इन लोगों को एक इकोनॉमिक पैकेज की बेहद ज़रूरत है। मतलब बहुत सारे हमारे लोग जो हैं बेरोज़गार हैं, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे छोटे से समाज के लिए। तो उन्होंने ये एक पैकेज बनाया, लेकिन ये क्लियर था कि इट वाज इकोनॉमिक सपोर्ट टू द कम्युनिटी, कि भाई 5-6 हज़ार लोग जो उन्होंने उस वक्त 6 हज़ार लोगों का गारंटी दिया, ये आबाद हो जाएंगे तो इनसे कम्युनिटी को एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा, ये नौजवान लोग अपना घर बार पालेंगे, घर बार बसा सकेंगे, और एक अच्छी शुरुआत थी। मतलब जो आपने ये सवाल किया कि ये पैकेज तो एक सही पैकेज थी, भाई इसकी ज़रूरत है और ये करना चाहिए। तो उस वक्त तो मैं ये समझूंगा कि पैकेज सही थी, लेकिन इसके साथ जो वो बॉन्ड वाला मसला आया उस पर हमने उस वक्त आवाज़ उठी है। मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था कश्मीरी पंडित सभा का, हमने इसके अगेंस्ट उस वक्त बात की है। लोग में वो जागृति भी थी कि भाई ये बांड क्यों हुआ, ऐसा बांड तो होना नहीं चाहिए। लेकिन शायद ये समझ के कि भाई एक इकोनॉमिक सपोर्ट है, एक इकोनॉमिक पैकेज है, अब बांड के बारे में हम ज़्यादा इस वक्त वो स्ट्रेस ना करें, तो ये लोग जाएं कश्मीर और ये अपनी नौकरियां ज्वाइन करें, और एक शुरुआत तो हो जाए कि भाई एक बार 6 हज़ार मिली है, उसके बाद जो हमारी ज़रूरतें बढ़ेगी तो सरकार इस चीज को रियलाइज करेगी, तो जॉब्स और भी बढ़ सकती है। आपका कहना है कि जो पीएम पैकेज जो आया वो कांग्रेस की देन है? देखिए, अब आप इसको कहिए ये भारत सरकार की देन है। मतलब हो सकता है उस वक्त कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती तो शायद वो भी ऐसा ही करते। ये भारत सरकार की देन है कि उन्होंने इस जरूरत को महसूस किया और ये पैकेज दिया।
हम तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उस वक्त के प्रधानमंत्री जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। वो एक बहुत ही नेक आदमी हैं, बहुत ही मैच्योर्ड आदमी हैं, माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और वो खुद पाकिस्तान से 47 की पार्टीशन के शिकार हैं, यहाँ आए हैं। तो उनका तो हम शुक्रिया हमेशा करेंगे कि उन्होंने इस दर्द को समझा, क्योंकि तब तक तो कुछ ऐसा पैकेज कोई बना नहीं था। हालांकि 18 साल गुजर गए थे तब तक एक्सोडस के, लेकिन उनने ये किया तो हमें लगा कम्युनिटी को उनका शुक्रिया हमेशा करना चाहिए और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ये पैकेज दे दिया है। जी जी। आप दर्शकों को फिर से एक बार बताता हूँ कि जो एपेक्स कमेटी थी उनमें सर भी मेंबर थे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे उस एपेक्स कमेटी में जब मीटिंग होती थी, क्या आपकी सजेशंस को माना जाता था? आप जो सजेस्ट करते थे चीज़ों को लेके, चाहे पीएम पैकेज का इशू था उसको लेके आप जो सजेस्ट करते थे उसे माना जाता था? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है कि हमने पीएम पैकेज के बारे में खास कोई बात कभी अपेक्स कमेटी में हुई नहीं। अपेक्स कमेटी में माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में बातें होती रही। ये लगभग 30-35 लोगों की अपेक्स कमेटी थी, जिसमें सम मुस्लिम जेंटलमैन were also there, some Sikh members were also there, कश्मीरी पंडित्स were also there। तो वहाँ एक जनरल ये बात हो रही थी कि जी ये जो कुछ सिलसिला बना है 1990 के बाद, जम्मू कश्मीर उस वक्त रियासत थी, स्टेट में, तो इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को भी, सरकारों को भी, और कोशिश ये होनी चाहिए कि फिर से वो माहौल वहाँ पर कायम हो कश्मीर वादी में, जिसमें सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, सब लोग फिर उसी तरह से एक कंपोजिट कल्चर में रह पाए जिस तरह से वो रहे हैं। तो ये बातें तो वहाँ होती रही, वहाँ रोज़गार की बातें भी रही है, वहाँ जो डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलें जो माइनॉरिटीज़ को थी उसके बारे में भी बातें रही हैं, रिलीफ के बारे में बातें हो रही है, रिलीफ जो है वो कम है, वो बढ़ना चाहिए। ये सारे रिलेटेड इश्यूज जो थे, इन सब पर बात हुई है। पीएम पैकेज पर मुझे नहीं याद है कि कोई खास वाज़े तौर पर वहाँ पर बात हुई है। हो सकता है ये जिक्र आया होगा, देखो जी ये अब पीएम पैकेज में इतनी जॉब्स मिलेंगी, लोगों को जाना चाहिए, इस तरह की कोई बात हुई, लेकिन कंडीशनैलिटीज़ की बात कभी एपेक्स कमेटी में नहीं हुई है। अच्छा, नहीं हुई है, ठीक है। अभी जो करंट सिचुएशन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की बनी है, परसों भी आप उनके सेमिनार ही कह सकते हैं, जहाँ कन्वेंशन में गए हुए थे, तो वहां पे भी आपने कुछ जिक्र किए बातों का, वो हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक की आपने क्या बोला। हाँ, मैं इस बारे में मैंने इसका जिक्र वहाँ भी किया। मैंने इस पर एक मेरा राइट में लिखता रहता हूँ, जनरली एक्सेलशियर में आता है, तो उस बार वो मेरा एक आर्टिकल ग्रेटर कश्मीर में छपा है 6 अक्टूबर को। तो मैंने उसमें एक डिटेल में इसके एनालिसिस किए। उससे पहले एक इनकी मीटिंग हुई थी प्रेस क्लब में, वहाँ भी मैं मौजूद रहा, लेकिन मुझे उसी वक्त दिल्ली जाना था। मैं थोड़ी देर ही उनके साथ रहा तो मुझे निकलना पड़ा, आई हैड टू गो टू द एयरपोर्ट। तो वहाँ मैं बात नहीं कर पाया। तो बहुत से लोगों ने उसके बाद किया, जो हम आपको सुनना चाहते थे, आपकी राय जानना चाहते थे। तो ये एक मौका था कन्वेंशन में जाने का, तो वहाँ मैंने डिटेल में बात की उधर भी। देखिए, बात ये है कि जब ये इकोनॉमिक पैकेज का सिलसिला शुरू हुआ, अगर सरकार की ये तवक्को रही कि ये लोग जाएंगे उधर, ये नौकरियां ज्वाइन करेंगे, तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनेगा बाकी लोगों के लिए भी कि वो कश्मीर जाना शुरू कर देंगे। ये सोचना गवर्नमेंट का तो गलत नहीं है, कोई भी इस बारे में सोच सकता। हमने भी सोचा, समाज ने भी उसको सोचा कि भाई ये जाएंगे, आराम से वहाँ नौकरियां करेंगे, माहौल एक बिल्टअप हो जाएगा, और हो सकता है बाकी कश्मीरी पंडित मोटिवेट होकर वहाँ चले जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि इनके माँ बाप ने भी उस वक्त ये सोचा होगा कि भाई ठीक है, ये वहाँ ज्वाइन करेंगे, इनको वहाँ अकोमोडेशन मिलेगी, हम भी जाएंगे, हमारे को देखकर रिश्तेदार जाएंगे, या दो जाएंगे, एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इस नुक्ते से अगर इसको देखा गया उस वक्त, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस भी उस वक्त डिस्कस हुई, जो फैसिलिटीज इन मुलाजिमों को वहाँ मिलनी चाहिए थी।
ये था कि इनको सही तरीके से, अच्छे तरीके से अकोमोडेशन जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगा। इनका सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। इनकी पोस्टिंग्स प्रॉपरली की जाएंगी ताकि उधर कोई रिस्क नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं रहे, ताकि ये लोग आराम से वहाँ पर नौकरियां कर सकें। और जब ये आराम से नौकरियां कर पाएंगे उधर, तो लाजमी है ये वो बातें तो करेंगे, तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर तो बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद है 2012 में मैं खुद गया वेसू कैंप में, इन लोगों से मिलने के लिए। इनकी बहुत डिमांड थी कि जी आप आइए, आप हमारी हालत उधर देखिए। लोग खुश नहीं थे। मैं वेसू में गया तो ये मैं कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, बहुत बुरी हालत थी उधर। जो उनके रहने का अरेंजमेंट था वो बिल्कुल एडिक्वेट नहीं था। एक छोटे से रेजिडेंशियल यूनिट में 4 लड़कियों को इनने एडजस्ट किया हुआ था। एक किचन था, एक बाथरूम था। आप अंदाजा करिए कि बहुत मुश्किल होती है इन हालात में रहना। मतलब जो बच्चियां वहां उधर थी, जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो मैं बहुत परेशान हो गया। मतलब बहुत सारी बच्चियां बहुत सारी दिक्कत में थी, बल्कि उनकी पोस्टिंग्स भी बड़ी दूर दूर हुई थी, जो होना नहीं चाहिए था। तो हम बहुत परेशान हुए और मैंने खुद एक स्ट्रॉन्ग नोट उस वक्त लिखा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कश्मीर डेस्क पर काफ़ी देर वो उनके अंडर अटेंशन रहा। तो एक तो वो बात थी। दूसरा ये था कि पोस्टिंग्स भी देखिए, जिन हालात में ये लोग गए, तो भाई इनकी पोस्टिंग उसी वक्त भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के आसपास आप करिए, ताकि इनको ज़्यादा आप एक्सपोज मत करिए to those areas or to those surroundings where security environment आपका सही नहीं है। ठीक है, वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने इनको अकोमोडेशन दिए, इनके साथ कोऑपरेट किया है, इनको एनकरेज किया है, वो अच्छी बात है, वो तो हर एक आदमी नोट करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने वो सारी कंडीशनैलिटीज पूरी नहीं की जो होनी चाहिए थी, ताकि ये लोग वहाँ एक इत्मीनान के साथ, एक इस होप में कि भाई सब कुछ इनके आसपास ठीक है, उस माहौल में ये वहां पर रहते तो काम ठीक होता है। आपका ये कहना है कि उस समय सरकार में वो त्रुटियां रही हैं कि वो प्रॉपरली जरूर रही हैं, जरूर रही हैं जी जी। तो उसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए 2010 से लगभग 2022 के बिगिनिंग तक ये लोग तो काम करते रहे। इन्होंने वो मुश्किलें बर्दाश्त की, मुश्किलों के साथ ये जूझने में कामयाब रहे। ये किराए के मकानों में रहे, कुछ गवर्नमेंट अकोमोडेशन में भी रहे, और जहां भी पोस्टिंग थी ये बड़े आराम से अपना काम काज तो संभालते रहे उधर। प्रॉब्लम उस वक्त आ गई कि भाई जब वहाँ टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो गवर्नमेंट के नॉलेज में, जो वो रिकॉग्नाइज करते हैं, लोगों ने देखा है, तो एक लाजमी बात है कि कोई भी इस हालत में हो तो उसके दिल में ये खदशा पैदा होना, ये डर पैदा होना कि भाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट फुल प्रूफ नहीं है, तो जान हर एक को प्यारी है, कोई भी हो उस हालत में। तो उसके बाद इनका वहां से निकलना शुरू हुआ है। तब तक तो ये इत्मीनान से वहां कामकाज करते रहे। जी, अंत में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपके एक सजेशन क्या होनी चाहिए सरकार को कि इनको फिर से वापस ये ज्वाइन करें, और इनको भी, जो स्टूडेंट, जो ये बच्चे हैं जो लगभग 200 दिन करीब हैं, इनके लिए क्या सजेशन होगा? मैंने परसों भी वो कन्वेंशन में भी ये बात की है कि ये जो मसला जो है इसको इंसानियत के दायरे में देखना चाहिए। यहाँ पर ना सियासत होनी चाहिए, तो ना हमें कायदे कानून की रिजिडिटी पर जाना चाहिए। मतलब मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, मैं खुद बहुत सारे काम किए हैं। कानून, कायदे, रूल, रेगुलेशन जो बनते हैं वो किसी सिचुएशन को हल करने के लिए बनते हैं, किसी सिचुएशन में एक फैसिलिटेशन पैदा करने के लिए बनते हैं, वो रिजिडिटी एनफोर्स करने के लिए नहीं बनते।
डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज़ है, मुलाजमों में डिसिप्लिन रहना चाहिए, वो सही ढंग से काम करें, ये तो लाजमी बातें हैं। लेकिन हम इस चीज़ को एक रिजिड दायरे में एग्जामिन ना करें, इसको इंसानियत के दायरे में एग्जामिन करें। मैं परसों भी ये बात की है कि जी हम सियासत की बात नहीं करेंगे, हम और कोई बात नहीं करेंगे, हम इंसानियत के दायरे में बात करेंगे। अब ये लोग जो हैं पिछले 6 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, इनके बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं, दादा दादी हो सकता है, जिनको यानी इनकी जो कमाई है उसकी ज़रूरत है, दवाई के लिए उसकी ज़रूरत है और बाकी चीज़ों के लिए, बच्चे की फीस देने के लिए। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जी हमें गवर्नमेंट को तो इस वक्त ये सोचना चाहिए उस इंसानियत के दायरे में कि जब तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है, एक मुकम्मल तौर पर इस मसले को हल नहीं किया जा सकता है, इनको आप यहाँ पर रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में आप अटैच करिए और सैलरीज इनकी रिलीज करिए। मतलब परमानेंट लोकेशन की बात पर अगर अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है, गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं कर पा रही है, लेकिन उस आड़े में इनको तनख्वाह ना देना एक सही बात नहीं है। इंसानियत के नाते इनकी सैलरीज रिलीज होनी चाहिए ताकि ये अपने बच्चे की फीस दे सकें, अपने और जो बाकी है घर की ज़रूरतें उनको पूरा कर सकें। मैंने एक सॉल्यूशन उसमें भी जो राइट अप पता नहीं किसने वो पढ़ा है, कहाँ तक वो पहुंचा है, मैंने उसमें ये भी लिखा था, मैंने कहा देखिए अब ये यूनियन टेरिटरी है, मतलब इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल रूल्स रेगुलेशंस वो सारी अप्लाई होती है, मतलब सारा मतलब वही ढांचा अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का बना है। तो इसलिए अगर परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में अभी कुछ सोच विचार की जरूरत, परमानेंट रिलोकेशन के बारे में अभी कुछ सोचने समझने की जरूरत है, देखना है हो सकता है नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब तक वो सिलसिला आप सॉर्ट आउट करते हैं तो एक और अल्टरनेटिव है कि आप इनको डेप्यूटेशन पर भेज दीजिए, आप जम्मू भेज दीजिए, आप पंजाब में भेज दीजिए, आप हिमाचल में भेज दीजिए, आप यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में आप इनको भेज दीजिए। डेप्यूटेशन का सिलसिला गवर्नमेंट का एक नॉर्मल सिलसिला है, ठीक है जी, उसको यहाँ डिप्यूट किया, इसको यहाँ डिप्यूट किया, और डेप्यूटेशन अगर आप इनको साल का देते हैं, 2 साल का देते हैं, 3 साल का देते हैं, और तब तक कश्मीर वादी में हालात बिल्कुल पुरस्कून होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेटर हो जाता है, इनको जो हमने वहां पर डिवेलिंग यूनिट्स वगैरह प्रोवाइड करने थे वो हो जाते हैं, तो डेप्यूटेशन वाले को तो वापस बुला सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त फिर ये वर्ड यूज करके इंसानियत के बिना पर, इंसानियत के दायरे में इसको एग्जामिन करके इनकी तनख्वाहें जो हैं वो रिलीज होनी चाहिए, इनको ये तनख्वाह मिलनी चाहिए, और जब तक आप डेप्यूटेशन के बारे में सोचे समझें तब तक आप इनको यहाँ अटैच कर दीजिए ताकि इनकी रोटी जो है वो चलती रहे। ये भी मैंने सरकार से ये भी कहा उधर, देखिए ये 12 साल बड़े आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई, जब भी इनको वो खदशा हुआ तो तभी ये निकल आए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस बारे में कोई डिटेल में कोई बातचीत करना चाहते हैं, एक बड़े दायरे में बातचीत करना, हम आपकी मदद करने को भी जरूरत है, हम अपने बच्चों की मदद करने को भी जरूरत है, बच्चों का दर्द हमें है, क्योंकि मुझे तो मेरे समाज के मुस्तकबिल को देखना है, और मेरा मुस्तकबिल ये समाज का छोटा सा समाज बचा है, अब छोटा सा समाज का मुस्तकबिल तो इनसे वाबस्ता है, और यही सुखी नहीं रहेंगे, यही ठीक नहीं रहेंगे तो इससे मेरे मुस्तकबिल पर असर पड़ता है। तो इसलिए इसका वो यानी रिजिड होके ना देखा जाए, एक फैसिलिटेशन के तौर पर इनका मसला जो है फौरी तौर पर इन 2 तरीकों से हल हो जाना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि कल फिर से अपेक्स कमेटी के एक और मेंबर हमारे साथ होंगे। आज आपने बहुत सारी बातें सुनी, प्रोफेसर ए एन साधु जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए, अभी क्या जो हालात बने हुए उन पे।
वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया खर के साथ मैं रोहित भट्ट। देखते रहिए द राइट न्यूज़।